नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। आज सुबह सवेरे इजराइल के जंगी जहाज़ों ने गजा के मरकज़ में हमास की अंडरग्राउंड हथियारों की फैक्ट्री पर हमला करने का दावा किया है। इससे पहले सैटरडे को हमास की तरफ से इजरायली एयरफोर्स के जहाज़ को गिराने के लिए रॉकेट हमला किया गया था। आज के इजरायली हमले के जवाब में भी हमास ने एक बार फिर रॉकेट से हमला किया है। दूसरी तरफ इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन से मांग की है कि इजराइल फिलिस्तीन झगड़ा हल करने के लिए दो मुल्क यानी इजराइल और फिलिस्तीन बनाने वाले हल की तजवीज़ की हिफाजत करे। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि 15 साल पहले इमाद मुगनिया की शहादत के बाद जो रेजिस्टेंस शुरू किया गया था, उसके नतीजे में आज इजराइल के अंदर दाखिली जंग शुरू होने के इम्कान हैं जो उसके वजूद को ख़त्म कर देगी। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने दावा किया है कि उनके जंगी जहाज़ों ने गजा के मरकज़ में हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री पर हमला किया है। इजरायली फौज का कहना है कि यह हमला सैटरडे को इजरायली एयरफोर्स जहाज़ पर गजा से होने वाले रॉकेट हमले के बाद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के जहाज़ों पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें छोड़ी गई थी, जिससे इजराइल के बॉर्डर के शहरों में खतरे के अलार्म बज गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फौज ने कहा है कि इजरायली लड़ाकू जहाज़ों ने सैटरडे शाम फिलिस्तीनी इलाके से रॉकेट दागे जाने के जवाब में गजा पट्टी के बीच में आज मंडे सुबह सवेरे एक अंडरग्राउंड हथियार बनाने के कारखाने को निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फौज ने कहा है कि निशाना बनाया गया कारखाना रॉकेट बनाने के लिए कच्चा माल तैयार करता था और हमास इसको चलाता रहा है। IDF ने अपने बयान में कहा है कि इस हमले से हमास के खुद को मजबूत करने और हथियार बंद करने की सलाहियत को संजीदा झटका लगा है। साथ ही कहा गया है कि इजराइल हमास को गजा से होने वाले हमले के लिए जिम्मेदार मानता है, भले ही ये ग्रुप इसके पीछे हो या ना हो। इजरायली फौज के जरिए हमले की तस्दीक किए जाने के फौरन बाद फिलिस्तीनियों की तरफ से आने वाले रॉकेटों की वार्निंग वाले सायरन बजने से गजा पट्टी के पास साउथ इजरायली शहरों सादोत और किबुत्स नीर अम में लोग डर गए। सदरोत से तकरीबन 10 किलोमीटर पूरब में किबुत्स रुहामा में भी अलर्ट जारी किया गया है। IDF ने कहा है कि 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को इजरायली एयरफोर्स जहाज़ों की तरफ दागा गया, जिनमें से 3 हवा में ही फट गईं और चौथी मिसाइल खुले मैदान में गिरी, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली फौज ने कहा है कि गजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों ने जवाबी कार्रवाई में हमास की कई फौजी निगरानी चौकियों पर गोलीबारी की है। IDF ने इनमें से एक हमले की छोटी वीडियो जारी की है। इसी बीच ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इजराइल ने मंडे सुबह सवेरे गजा पट्टी पर फिर से हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने रॉकेट हमलों के साथ सख्त रिएक्शन दिया है। खबरों की सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेज ने मंडे सुबह गजा में इजरायली बस्तियों पर रॉकेट हमला किया। साथ ही खबर है कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के छापे में एक फिलिस्तीनी शख्स मारा गया है। नबलस में हुए टकराव के दौरान अब तक 6 फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इलाके में बढ़ते हुए तनाव के बीच रॉकेट दागे गए हैं। एक दिन पहले ही फ्राइडे को पूर्वी यरूशलेम में कार से टकराकर टेररिस्ट हमले में 5 और 7 साल की उम्र के 2 छोटे भाई बहनों समेत 3 इजरायलियों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के खिलाफ बढ़ते हमलों की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसी हालत में IDF ने टेररिज्म मुखालिफ कार्रवाई के लिए
दबाव बनाया हुआ है। वेस्ट बैंक में पिछले साल 2022 में 31 यहूदियों को मारा गया था और इस साल के शुरुआत के बाद अब तक 10 और हमले हो चुके हैं। पिछले महीने के आखिर में एक फिलिस्तीनी ने यरूशलेम के नबी याकूब मोहल्ले में एक सिनागोग के पास गोलीबारी में 7 इजरायलियों को मार डाला था। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के जरिए रात के दौरान की जाने वाली छापों की कार्रवाइयों में तकरीबन 2500 से ज्यादा फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आईडीएफ ने 2022 में 171 फिलिस्तीनियों को मार डाला था और इस साल के शुरुआत के बाद से अब तक 43 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि उनमें से कई फिलिस्तीनी हमला करते हुए या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टकराव के दौरान मारे गए हैं। ऐसे वक्त में जबकि हमास और इजराइल के बीच हमले और जवाबी हमले जारी हैं, इजराइल का एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कल कहा है कि फिलिस्तीन 2 मुल्कों के बनाने के हल की तजवीज़ को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करने की मांग करेगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक यरूशलेम शहर को सपोर्ट देने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग की कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए महमूद अब्बास ने इजराइल से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस पर अमल करने और फिलिस्तीनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत करने की अपील की है। महमूद अब्बास ने कहा है कि हम सभी रेड लाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाली इजरायली हरकतों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल समेत यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ एजेंसियों के पास जाएंगे। हम फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल मेंबरशिप देकर और इजराइल की एक तरफा कार्रवाइयों को रोक कर 2 मुल्क बनाने वाले हल की तजवीज़ की हिफाजत के लिए एक रेजोल्यूशन पास करने की मांग करेंगे, जिनमें सबसे ऊपर यहूदी बस्ती बनाना है। उन्होंने कहा कि हम पहले से दस्तखत हो चुके समझौतों और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस पर अमल करने और एक इंटरनेशनल अमन कॉन्फ्रेंस करने की मांग करेंगे। दिलचस्प बात है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में अमरीकी और इजरायली गुलाम मिस्र और जॉर्डन के हुक्मरान अब्दुल फत्ताह अल सीसी और किंग अब्दुल्ला II और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने हिस्सा लिया और अब हालत यह हो गई है कि अब कॉन्फ्रेंस के टॉपिक से भी फिलिस्तीन का नाम हटाकर यरूशलेम को बचाने की कॉन्फ्रेंस कहा गया है। यानी अब इन अरब हुकूमतों को साफ कह दिया गया है कि फिलिस्तीन का नाम झूठे तौर पर भी लेना बंद कर दें। इस सब के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर इमाद मुगनिया की अगस्त 2008 में होने वाली शहादत की 15वीं बरसी के मौके पर अलमनार टीवी ने एक खास रिपोर्ट जारी की है। इस आर्टिकल में मोहम्मद सलामी ने लिखा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने 12 फरवरी 2008 को इमाद मुगनिया को एक कार बम धमाके में मार दिया था। इस वाक़े के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल की खुली जंग का सामना करने के लिए रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। हसन नसरुल्लाह ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इमाद मुगनिया की शहादत इजराइल के वजूद को खत्म कर देगी। अलमनार टीवी का कहना है कि इमाद मुगनिया की शहादत की 15वीं बरसी पर इजराइल अपने वजूद पर स्ट्रेटेजिक चर्चा का सामना कर रहा है। हाल ही में इजराइल में फार राइट शिद्दत पसंद सरकार बनने के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा है, जिसके नतीजे में कुछ एक्सपर्ट्स ने इजराइल में दाखिली जंग होने के इम्कान जाहिर किए हैं। अलमनार टीवी के जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामी आगे लिखते हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को नाजी बताते हुए कहा है कि नेतन्याहू के साथ बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग की अपील नाजीवाद के साथ बातचीत में शामिल होने जैसा है। इजरायली चैनल 12 ने इशारा दिया है कि नेतन्याहू के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट इस हफ्ते 40 शहरों तक फैल जाएंगे, जिसमें नेतन्याहू के घर के बगल का इलाका भी शामिल है। एहूद बराक के अलावा रिटायर्ड फौजी जनरल डेविड होडक ने कहा है कि वो शिद्दत पसंद सरकार के जरिए तजवीज़ शुदा अदालती निज़ाम में बदलाव की मुखालिफत करने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरह से इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट में हथियारों के इस्तेमाल की अपील पर चिंता जताई है। इजरायली इन्वेस्टर लेवेनी ने कहा है कि अगर अदालती तब्दीलियों को मंजूरी मिल जाती है तो वो मुल्क छोड़ देंगे और विदेश में जाकर बस जाएंगे। उधर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर
عہدے سے الگ ہونے والے نفتالی بینٹ نے کئی مہینے پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل اس سلسلے میں ایک ممکنہ خطرے کو دیکھتے ہوئے داخلی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلامی نے آگے کہا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ اسرائیل کی تصویر اندھیری اور اداس ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ داخلی جنگ ہو کر رہے گی جو اسرائیلیوں کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اس طرح حسن نصر اللہ کی طرف سے عماد مغنیہ کی شہادت کی طاقت کے بارے میں بتایا گیا خطرہ اسرائیل میں حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو کل ہوا ایک تازہ تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل جب ہم نے ترکی اور سیریا میں آئے زلزلے میں ہزاروں لوگوں کے مارے جانے پر اسرائیل کے سفردک ربی شمول الیاہو کی طرف سے دیے گئے اس بیان کی خبر دی جس میں انہوں نے اس زلزلے کو ڈیوائن جسٹس یعنی اللہ کی طرف سے انصاف بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ نیچرل ڈیزاسٹر دنیا کو صاف اور بہتر کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس پر ایک کمنٹ جوائے کرسٹی نے کیا کہ کاظمی جھوٹ پھیلا رہا ہے، یہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں ٹائمز آف اسرائیل کی اس خبر کا لنک پڑھنے کے لیے ثبوت کے طور پر دے دیا جہاں سے میں نے یہ خبر حاصل کی تھی۔ اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد جوائے کرسٹی نے اپنا کمنٹ اور میرا جواب دونوں ڈیلیٹ کر دیے۔ اس تجربے سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اگر ثبوت کے ساتھ بات کی جائے تو جھوٹا سامنے ٹک نہیں سکتا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار خبروں کے ساتھ ریفرنس دیتا ہے تاکہ ہماری خبروں پر آپ بھروسہ کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ لگاتار ٹکراؤ جاری ہے۔ آج بھی اسرائیلی حملے کے بعد حماس نے راکٹوں سے جوابی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے امن کے جھوٹے جال میں پھنسنے والے ایجنٹ محمود عباس اب یونائٹڈ نیشن سے فلسطینیوں کو بہکانے کے لیے صرف ایک ریزولوشن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم فلسطین اور اسرائیل الگ الگ بنائے جانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس تجویز کو باقی رکھنے کے لیے ریزولوشن پاس کیا جائے۔ امریکہ کے تحت اسرائیل اور فلسطین کے بیچ 1980 اور 90 کی دہائی میں امن بات چیت کی جاتی تھی۔ میرا سمجھنا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف ٹائم خریدنے کے لیے کیا گیا کام تھا۔ اب اسرائیل اور امریکہ وہ سب وعدے بھول چکے ہیں۔ امریکہ بیچ بیچ میں دکھاوے کے لیے انصاف کی سی باتیں کرتا ہے لیکن اسرائیل کی ہر غیر قانونی حرکت کے باوجود اس کو سپورٹ جاری رکھتا ہے۔ حزب اللہ کا یہ کہنا کہ عماد مغنیہ کی 2008 کی شہادت کے بعد شروع کیے گئے ریزسٹنس کے نتیجے میں اب اسرائیل خود داخلی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اب وہ حقیقتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔